नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। सामान्य ज्ञान का 30 प्रश्नों का बहुत ही महत्वपूर्ण सेट नंबर 2 आ चुका है। इसमें से जरूर फंसेगा, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट ये होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपको बताना है। देखिए पहला सेट हो चुका है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ से हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है। कौन सा ऐसा जो है ग्रंथ है जो है हमको बताता है किसके बारे में, इटली और भारत के बीच व्यापार होने के बारे में, ठीक है। ऑप्शन ए में है नेचुरल हिस्ट्री, और बी में है जियोग्राफी, सी में है इंडिका, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 30 क्वेश्चन ये है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग उत्तर दे के ही देखेंगे आंसर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री नामक जो ग्रंथ है, इसमें हमको इटली और भारत के बीच जो होने वाला व्यापार है इसके बारे में पता चलता है। इसके राइटर जो है कौन है, ये है प्लीनी। प्लीनी एग्जाम में आता है, याद रखेंगे। प्लीनी ने दोस्तों इसकी रचना की थी, ठीक है। इसमें व्यापारिक वस्तुओं के नाम बहुत सारे इसमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित था। इनमें से कौन था जो कि महमूद गजनवी के जो है दरबार से संबंधित था। उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी या ये सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन का आंसर दे लीजिए, ऑप्शन दे दीजिए, उसके बाद जो है आप बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, ये सभी। उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी, ये सभी जो है दोस्तों, ये तीनों के तीनों जो है महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित थे। गजनवी के दरबारी जो है उतबी की बात करें तो यहाँ पर तारीख ए यामिनी नामक पुस्तक इसने लिखी है। क्या नाम है, तारीख ए यामिनी, ठीक है। याद रखेंगे, एग्जाम में ये सब पूछा जा सकता है। ये जो है इसने उतबी ने जो है ये लिखा है पुस्तक। और बात करें फिरदौसी जो है इसने क्या कौन सा लिखा है, शाहनामा, शाहनामा, ये भी याद रखेंगे। अलबरूनी ने दोस्तों अभी मैंने जो है हम लोगों ने पिछले में बात किया है, किताबुल हिंद, किताबुल हिंद, ठीक है। ये तीनों का आप नाम और ये जो है रचना याद रखेंगे, एग्जाम में आता है, ठीक है। ये तीनों जो हैं महमूद गजनवी से संबंधित हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, 20 जून 1756 को ब्लैक होल घटना निम्न में से किसके शासनकाल में घटित हुई। ये जो 1756 में 20 जून को जो ब्लैक होल की घटना है, ये किसके शासनकाल में हुई। मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला, अली वर्दी खां या फिर मीर कासिम, सभी लोग बताएंगे। ये जो घटित हुई है 20 जून 1756 यानी सिराजुद्दौला के समय में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, तो इसमें जो है नवाब जो सिराजुद्दौला दस्तक का जो दुरुपयोग तथा कलकत्ता के किलेबंदी को लेकर जो है अंग्रेजों से ये नाराज़ थे। और इन्होंने क्या किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम दर्दनाक घटना है। क्या हुआ था, इन्होंने जो एक छोटे से कमरे में 146, जी हाँ दोस्तों 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था, जिसमें से अगले जो है सिर्फ जो है 23 लोग, यहाँ पर याद रखिएगा 23 लोग ही जिंदा बचे थे, बाकी सारे लोग इसमें दम घुट के मर गए। तो इसे एक और ब्लैक होल का काल कोठरी का घटना भी कहते हैं। लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, तो याद रखिएगा काल कोठरी का घटना भी इसी को कहते हैं। 146 लोग को बंद कर दिया था छोटे से कमरे में, 23 लोग बचे, बाकी सब लोग खत्म हो गए। नेक्स्ट बात करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया या कब किया। दांडी मार्च जो है कब किया था आपको बताना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया। 31 दिसंबर 1929, 26 जनवरी 1929, 6 अप्रैल 1929 या फिर 12 मार्च 1930। तो देखिए 12 मार्च 1930 जो है ये राइट आंसर होगा दांडी मार्च यात्रा का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जो है 12 मार्च 1930। इसमें बात करें दोस्तों तो ये जो है जो आपका दांडी मार्च जो हुआ था वो साबरमती आश्रम यानी कि अहमदाबाद से प्रारंभ किया गया था। अपने जो है 78 अनुयायियों के साथ जो है गांधी जी ने 6 अप्रैल, ये 12 मार्च शुरू किया था, 6 अप्रैल जो है 1930 को जो है दांडी तट जो है ये कौन सा है, कौन से जिला में है, नवसारी जिला। नवसारी जिला में दोस्तों गुजरात में
जो है ये पहुंचकर कानून जो है तोड़कर नमक बनाया और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। नमक बनाया, दांडी मार्च यात्रा आप जानते हैं नमक से संबंधित है। 78 अनुयायियों के साथ 6 अप्रैल को जो है इन्होंने कहाँ जगह पर, दांडी तट पर, नवसारी जिला गुजरात में है ये, यहाँ पर जो है कानून को तोड़कर नमक बनाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत यहाँ पर प्रारंभ किया, आंदोलन शुरू किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे या कौन था? महावीर स्वामी के जो है प्रथम शिष्य कौन थे? सभी लोग बताएंगे। चारवाक, जमाली, स्थूलभद्र या फिर भद्रबाहु? कमेंट बॉक्स में उत्तर दे के ही देखिए दोस्तों, इससे आपको पता चलेगा कि आप गलत किए हैं या फिर सही किए हैं। तो देखिए इनके जो जमाता थे, जमाली, जमाता आप याद रख सकते। जमाता मतलब इनकी जो पुत्री थी उनके पति या फिर कहेंगे दामाद, ठीक है। इनकी जो पुत्री थी क्या नाम था? प्रियदर्शना। प्रियदर्शना जो है इनके पति थे जमाली। और ये जो है महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को 11 गणों में विभाजित किया था, 11 गणों में, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। जमाली याद रखेंगे, जमाता हैं यानी कि दामाद कह सकते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन से राष्ट्रीय नेता, देखिए ये बुक बहुत बार आता है, पॉवर्टी एंड जो है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक जीवी जोशी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर? सभी लोग बताएंगे। तो देखिए ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, आप सभी लोगों को याद भी होगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया याद रखेंगे। दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऐसे करके इनको बोला भी जाता है, आप लोग याद रखेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट और भी इनके पॉइंट हैं, जैसे कि वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो है भारतीय लोगों के प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, पहले व्यक्ति थे, उस समय की बात है। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया? किसने जो है 1904 में क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत शुरू किया? बताएंगे। वीडी सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, सचिन सान्याल या फिर रास बिहारी बोस? सभी लोग बताएंगे। तो कौन किया था दोस्तों? वीडी सावरकर। वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने जो है क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का जो है गठन किया या आयोजन किया। यह समिति लोगों को प्रशिक्षण भी देती थी। यह संस्था क्रांति के माध्यम से भारत को आज़ादी दिलाने हेतु दृढ़ संकल्पित थी। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का जो है एक अग्रदूत था? आपको बताना है। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित क्या है? भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय फौज, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग? सभी लोग बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए ये जो एक अग्रदूत था वो किसका था? भारतीय राष्ट्रीय फौज का। भारतीय राष्ट्रीय फौज का ये जो है रास बिहारी बोस द्वारा संगठित जो था भारतीय स्वतंत्रता जो लीग है, ये भारतीय राष्ट्रीय फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का एक अग्रदूत था। रास बिहारी बोस ने जून 1942 में दोस्तों जो है 42 में दोस्तों जो है बैंकॉक सम्मेलन में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी तथा 4 जुलाई जो है 1943 को रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग व आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ आंदोलन का नाम आपको बताना था, ठीक है। कौन सा आंदोलन है? ठीक है, लाल कुर्ती, क्विट इंडिया, खिलाफत, इनमें से कोई नहीं। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ आंदोलन का नाम आपको बताना है। जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा लाल कुर्ती। ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। लाल कुर्ती जो है प्रारंभ इन्होंने किया है। ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के
जो है प्रसिद्ध गांधीवादी जो हैं नेता थे, और बादशाह जो हैं खान एवं सीमांत गांधी के नाम से इन्हीं को जाना जाता है, या फिर इन्हीं का नाम है। ठीक है, सीमांत गांधी कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर कहेंगे बादशाह खान। ठीक है, और लाल कुर्ती जो है स्टार्ट हुआ था आंदोलन। नेक्स्ट बात करेंगे, मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का प्रारंभ किसकी मदद के लिए हुआ। ये जो है मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन है, ये जो आरंभ हुआ है वो किसकी मदद के लिए हुआ था, वो आपको बताना है। ठीक है, देवदासियों के लिए, जनजातियों के लिए, गरीबों के लिए, विकलांगों के लिए, सभी लोग बताएंगे। दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवदासियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, देवदासियों के लिए मदद के लिए बनाया गया था। और देवदासी हिंदू धर्म की जो है एक प्राचीन प्रथा है। देवदासियों द्वारा जो है मंदिरों में नृत्य किया जाता था। बाद में देवदासियों को धर्म और आस्था के नाम पर वेश्यावृत्ति के दलदल में ढकेला गया। अब दोस्तों इसी के लिए चलाया गया था, और सामाजिक पारिवारिक दबाव के चलते ये महिलाएं इस धार्मिक कुरीति का हिस्सा बनने को जो है मजबूर रहती थी। ये प्रथा जो है मुख्यतः दक्षिण भारत में प्रचलित थी। ठीक है, अब ना के बराबर है। ठीक है, ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मद्रास हिंदू क्या है, सामाजिक सुधार एसोसिएशन। नेक्स्ट बात करेंगे, न्यूट्रॉन तारे यानी कि पल्सर के सिकुड़ने से बना असीमित घनत्व का द्रव्य युक्त पिंड जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता क्या कहलाता है। आपको बताना है उसको क्या कहते हैं। न्यूट्रॉन तारे पल्सर के सिकुड़ने से बना असीमित घनत्व, इसी से आपको पकड़ लेना चाहिए, का द्रव्य युक्त जो है पिंड जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता, वो क्या कहलाता है। ब्लैक होल, सुपरनोवा, नेबुला या फिर फॉसिल स्टार। तो देखिए दोस्तों ये क्या होता है, सभी लोग बताएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्लैक होल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ब्लैक होल जो है यही है। और ये न्यूट्रॉन पल्सर के सिकुड़ने से असीमित घनत्व वाला जो है ये एक द्रव्य पिंड है जो कि किसी भी विकिरण को बाहर नहीं जाने देता है। और न्यूट्रॉन जो है तारे का एक जो है परिमित द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। ठीक है, अतः बृहद सिकुड़ जो है संकुचित तारे जो कि अदृश्य हो जाते हैं। कृष्ण विवरण या फिर कृष्ण, एक और चीज़ याद रखें, ब्लैक होल का क्या कहते हैं, कृष्ण वीवर या फिर ब्लैक होल कहलाते हैं। ठीक है, कृष्ण वीवर भी कहते हैं, तो याद रखेंगे कृष्ण वीवर भी ऑप्शन दे देगा तो उसको भी आप राइट आंसर करेंगे। बेंगुला धारा किस महासागर की शीतल धारा है। बेंगुला जो है धारा, यहाँ पर अंक की मात्रा रहेगा। ठीक है, ये जो धारा है वो किस महासागर की शीतल धारा है, आपको बताना है। दक्षिण अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या इनमें से कोई नहीं, सभी लोग बताएंगे। देखिए यहाँ पर बोल रहा है पहले ही शीतल, तो आप ऐसे पकड़ सकते हैं अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। ए राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा। ए राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। यह एक जो है ठंडी जलधारा है, शीतल बोला ही है, जो कि दक्षिण से, याद रखेंगे, दक्षिण से उत्तर की ओर अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के किनारे बहती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मशरूम चट्टान जो है निम्न में से किससे संबंधित है। मशरूम जो चट्टान है वो किससे संबंधित है। मरुस्थलीय स्थलाकृति से, हिमानी जो है स्थलाकृति से, समुद्री तरंग स्थलाकृति से, भूमिगत जल निर्मित स्थलाकृति से, सभी लोग बताएंगे। मशरूम चट्टान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, मशरूम चट्टान जो है मरुस्थलीय स्थलाकृति से संबंधित है। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा। पवन द्वारा मरुभूमि में, यानी कि मरुस्थलीय जो है स्थलाकृति, मरुभूमि में खड़ी चट्टान के निचले भाग के अधिक अपर्दन होने से एक जो है छतरीनुमा आकृति बन जाती है, जिसे मशरूम जो है अथवा छत्रक, एक और चीज याद रखेंगे, इसको क्या कहते हैं, छत्रक, छत्रक चट्टान कहते हैं या फिर छत्रक कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गिर नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में है।
गिर नेशनल पार्क जो है किस राज्य में, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, बताएंगे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर गुजरात। बहुत ही आसान है, ये तो बताने की भी जरूरत नहीं थी। डी राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में नहीं है, नहीं याद रखेंगे, ठीक है, आधा पढ़ के भी बहुत सारे लोग आंसर दे देते हैं। निम्न में से कौन सा पर्वतीय जो है दर्रा उत्तराखंड में नहीं है, लिपुलेख, शिवकिला, नीति या फिर मुलिंगला। देखिए शिवकिला दर्रा जो है ये है हिमाचल प्रदेश में, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, तो यही नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। शिवकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है और ये जो है हिमाचल प्रदेश को जो है तिब्बत से जोड़ता है। जबकि अगर बात करेगा लिपुलेख की बात करेगा या फिर नीति की बात करेगा या फिर जो है मुलिंगला की बात करेगा, ये सभी जो है उत्तराखंड में स्थित है। शिवकिला हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। निम्न में से किसे मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है, किसको जो है दोस्तों मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा या फिर वयस्क साक्षरता, ये सभी लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे दोस्तों। यहाँ पर ये सभी सबको जो है यहाँ पर मानव विकास की बात हो रही है तो हर एक चीज़ को देखेंगे। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, वयस्क साक्षरता, ये सभी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये सभी जो है मानव विकास सूचकांक का निर्माण इन्हीं सबको देखकर होता है, ठीक है। जैसे अगर बात करेंगे तो 3 आयाम आपके हो गए, इसमें प्रयोग होता है। इस सूचकांक को विकसित करने में देखिए ये याद रखिएगा, नाम क्या है, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। आप जानते हैं अमर्त्य सेन को जो है बहुत ही प्रसिद्ध जो है अवार्ड मिल चुका है। किस क्षेत्र से संबंधित हैं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों लोग का काफ़ी इसमें योगदान है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, आरबीआई या फिर सेबी, सभी लोग बताएंगे। मौद्रिक नीति का निर्धारण भारत की बात करेगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर आरबीआई राइट आंसर आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी हमने पिछले वीडियोस में देखा कि आरबीआई को दोस्तों जो है राष्ट्रीयकरण इसका कब किया गया था, ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। तथा जिन लोगों को याद है कब ये बना था, ये स्थापना कब हुआ था, ये भी बता सकते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्न में से प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, इनमें से कौन सा है जो कि डायरेक्ट टैक्स है, अबकारी कर, विक्रय कर, आयकर, उत्पादन कर, सभी लोग बताएंगे। देखिए प्रत्यक्ष के रूप में कौन सा इसमें से लिया जाता है, आप सीधे ही बता सकते हैं। तो आयकर जो है यहाँ पर, ये भी इनडायरेक्ट है, ये सब आयकर जो है आपका डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। कर है आपका आयकर जो है ये डायरेक्ट टैक्स है या फिर प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है, इनमें से कौन सा है जो कि आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है। शिक्षा ऋण पर ब्याज, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान, आवास ऋण पर ब्याज भुगतान, व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज, सभी लोग बताएंगे। कौन से लेंगे तो कटौती इसमें से नहीं होगा, ठीक है, वो आपको बताना है। राइट आंसर हो जाए दोस्तों, इसमें से कटौती नहीं होगा आपका व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज, ठीक है। व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है, अर्थात आयकर की गणना करते समय व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज को घटाया नहीं जाता है, ठीक है, जबकि अन्य सभी को घटाया जाता है। ये सभी जो है सब में आपको छूट जैसे छूट नहीं मिलता है, शेष बची हुई आय पर ही आयकर देना पड़ता है, मतलब जो छूट मिलता है वो इन सब पर मिलता है, लेकिन व्यक्तिगत ऋण पर जो है ब्याज पर नहीं मिलता है, ठीक है, समझ में आ गया इसका मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है, इनमें से कौन सा है जो कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण जो हो रहा है इसका लक्ष्य नहीं है। शाखाओं के असीम विस्तार, बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण, ग्रामीण और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रवेश, जमा राशियों की मात्रा में विस्तार,
सभी लोग बताएंगे कौन सा जो है लक्ष्य नहीं है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण जो है ये लक्ष्य नहीं है। ठीक है, बैंकिंग कारोबार का जो संकेंद्रण बैंकों का राष्ट्रीय लक्ष्य नहीं है। राष्ट्रीयकरण के पहले बैंकिंग सेवाएं कुछ पूंजीपतियों एवं बड़े व्यापारियों, दोस्तों जो पूंजीपति होते थे या फिर जो व्यापारी होते थे या किसानों तक जो है सीमित थी और कहीं पे नहीं जा पाती थी। ठीक है, जिसके फलस्वरूप समाज के दो वर्गों में बहुत बड़ी आर्थिक दरार उत्पन्न हो गई थी। इस आर्थिक विषमता को दूर करने हेतु बैंकिंग सेवाओं एवं सुविधाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों, विशेषतः ग्रामीण कस्बाई क्षेत्रों में बसे जो कमज़ोर वर्ग हैं उन तक पहुंचाना बैंकों के जो भी राष्ट्रीयकरण का जो मूल उद्देश्य यही था। ठीक है, और इसके तहत बैंक शाखाओं की जो सीमित विस्तार आपके हो गया, असीम विस्तार आपका हो गया, या फिर आपका ग्रामीण एवं प्राथमिकता वाले जो क्षेत्र हैं उसमें बैंकों का प्रवेश और ये जमा राशि का विस्तार, ये सब आपके लक्ष्य थे। लेकिन यहाँ पर बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण जो है लक्ष्य नहीं रहा या नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। के.एम. मुंशी, बी.एन. राव, बलवंत राय मेहता या फिर बी.आर. अम्बेडकर। पंचायती राज के अनुशंसा के लिए बनी जो समिति उसके अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता 1957 की अध्यक्षता से बनी समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। 73वें जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? ये तो सभी लोग बता देना चाहिए। अनुच्छेद 338, 368, 381 या फिर 370, सभी लोग बताएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये संविधान का जो भाग 20 है, भाग जो है वो 20 है और अनुच्छेद है 368, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये संशोधन है और संशोधन की जो प्रक्रिया है बी राइट आंसर हो जाएगा, वो जो है साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका से जो है लिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? ठीक है, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा, संसद के दोनों सदनों के 2/3 सदस्य बहुमत द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा। मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? देखिए मुख्य जो चुनाव आयुक्त है इनको प्रमाणित कदाचार के आधार पर जो है दोस्तों संसद के दोनों सदनों के सदस्य के 2/3 सदस्य के बहुमत द्वारा जो है इनको हटाया जा सकता है। जबकि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त अथवा जो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त अगर मतलब जो राज्यों के होते हैं, ठीक है, प्रादेशिक जो होते हैं निर्वाचन आयुक्त, इनको जो है मुख्य चुनाव आयुक्त के जो है डिस्कशन पर जो है सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करेगा तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 जो सदस्य बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब जो है पारित किया गया? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब जो है यहाँ पर पारित किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 14 अगस्त 1947 या फिर 26 नवंबर 1949। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है। 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को दोस्तों जो है क्या हुआ है, यहाँ पर दोस्तों जो है संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को जो है पारित किया गया था। जबकि अब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, पारित किया गया। अगर लागू आ जाता है तो लागू आ जाएगा 26 जनवरी दोस्तों 1950
और इसको बनने में कितना समय लगा था, याद रखेंगे 2 वर्ष जो है 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? भारत की संसद द्वारा जो है हिंदू विवाह अधिनियम कब जो है लागू किया गया था? सभी लोग बताएंगे कब लागू किया गया था। तो दोस्तों ये जो लागू किया गया था वो लागू किया गया था 18 मई जो है 1955 को। जी हाँ दोस्तों, 18 मई 1955 को। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः कैसा शैवाल कहते हैं? क्लोरोफाइसी के जो सदस्य हैं उनको कौन सा शैवाल कहते हैं? हरा शैवाल, भूरा शैवाल, लाल शैवाल या फिर पीला शैवाल? देखिए क्लोरो से ही आप पता लगा सकते हैं। क्लोरो मतलब ये पर्णहरित जो समझते हैं, क्लोरोफिल को कहते हैं, तो ऐसे हरा समझ सकते हैं, पौधे से संबंधित है, तो हरा शैवाल इनको कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफाइसी के जो सदस्य हैं इनको प्रायः कौन सा शैवाल कहते हैं? हरा शैवाल इनको कहते हैं। ये प्रकाश में जो है क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और शैवालों का उपयोग भोजन के रूप में, खाद्य बनाने के जो खाद्य बनता है उनके में, या फिर औषधि बनाने या फिर अनुसंधान कार्यों में इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है? दोस्तों उत्तल और अवतल दोनों पूछा है, किसके उदाहरण है? समतल दर्पण के, गोलीय दर्पण के, उल्टा दर्पण के या फिर सीधा दर्पण के? सभी लोग बताएंगे। उत्तल अवतल दोनों की बात करेगा तो इन दोनों को मिलाकर कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गोलीय दर्पण के उदाहरण है। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट बात करेंगे, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है? ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बन रहे हैं उनको क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जंग लगना या फिर यशद लेपन? यशद लेपन को बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या क्या कहते हैं। देखिए ये राइट आंसर नहीं है, राइट आंसर जो है आपका रासायनिक परिवर्तन है, राइट आंसर आपका ये है। लेकिन यशद लेपन जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो क्या करेंगे, लोहे को, जब दोस्तों लोहे को क्या होता है, जंग लगने से बचाने के लिए क्या करते हैं, जस्ता का जो है, जस्ता का परत चढ़ा देते हैं, उसको यशद लेपन कहते हैं। ठीक है, या फिर गैल्वीकरण भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे ये सब वर्ड, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट बात करेंगे, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तन किया जा सकता है, मतलब पीट कर फैला देंगे, पूरा शीट बना देंगे। ठीक है, क्या कहलाता है? उसको गुण को बताना है। तन्यता, आघात वर्धनीयता, स्नायता या फिर तन्य सामर्थ्य? तो देखिए पीट के कर रहे हैं तो उसको कहते हैं आघात वर्धनीयता। आघात पहुंचा रहे हैं तो ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर जो है जाएगा बी हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो है उस गुण को क्या कहेंगे धातु के, जिससे उसको तार में बदल सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? पीट खींच करके तार में बदल सकते हैं, उसको, उस गुण को क्या कहते हैं धातु का जो ये गुण है। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है, पर्णहरित का मुख्य खनिज घटक है। पर्णहरित का मुख्य खनिज घटक कौन सा है? आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम? सभी लोग बताएंगे। देखिए मुख्य जो है इसका जो है घटक है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे 30 क्वेश्चन में से उन्होंने कितने सारे क्वेश्चन राइट किए हैं। पर्णहरित का दोस्तों जो मुख्य जो घटक है वो है मैग्नीशियम। और पर्णहरित यानी कि जो जानते हैं वर्णक होता है हरित लवक नामक जो पादप कोशिका में ये पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। ठीक है, क्लोरोफिल जो है यही होता है। और यहाँ पर जो है पत्तियों का जो हरा रंग है ये पर्णहरित के कारण ही होता है। तो याद रखेंगे जो मुख्य इसका खनिज घटक है वो है मैग्नीशियम। 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर बताइएगा, अपने नंबर बताइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो भी जरूर से जरूर देखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। एग्ज़ाम तक ये सारे जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट ख़त्म कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।